आई वॉज स्टडिंग इन बीकन हाउस और तो उसमें उर्दू ट्रांसलेशन होती है। तो उर्दू ट्रांसलेशन के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया। मेरे सामने उर्दू ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ठीक है। और मैं उसे देख रहा था और देखते हुए अचानक से मुझे नजर आना बंद हो गया। लेकिन वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। और वो हमारा प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेटर के लिए सिलेक्ट हुआ है इस साल। मैं बता रहा होता कि मैं एजुकेशन में और स्टडीज में बहुत एक्सीलेंट था और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी एआई का टाइम है, ठीक है। आपकी डिग्री आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं आपकी डिग्री क्या है, कहाँ से है, और आपका नॉलेज भी सारा ज़ाया हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे आया मैंने सारी सोसाइटीज ज्वाइन की, मैंने जीडीएससी ज्वाइन की, मैंने सॉफ्टवेयर ज्वाइन की। तो मुझे ना कुछ चीज़ें मतलब ना एक नज़र आती इख्तलाफ था सारी सोसाइटी से। एक तो ये था कि मुझे बहुत नज़र आता था कि देयर इज नेपोटिज्म, ठीक है। हर सोसाइटी में आप अगर जूनियर बैच के ना तब तो आप जा ही नहीं सकते ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होता था कि अक्सर जो अगर आप सीनियर बैच में भी तो आपके दोस्त ही उस सोसाइटी एग्जी में होते थे। अच्छा, ऐसे दो साइट्स का आप एक साथ बन सकते हैं अगर आप एक के लीड भी हैं तो दूसरे की भी सीनियर एग्जी में चले जाएं। यार देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को पता नहीं होती। एक नया ऐप बनाना, एक स्टार्टअप को खड़ा करना और एक सॉफ्टवेयर हाउस को खोलना, ये सब बहुत सारे लोगों के ख्वाब तो होते हैं, लेकिन कितने ही लोग इन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैम, वेलकम बैक टू हाउ एंड वाइफ। इन टुडेज़ एपिसोड हम फीचर करें अली हमज़ा को, जो ना सिर्फ बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स और ऐप्स को डेवलप कर चुके हैं, बट उसी के साथ साथ वो अपना एक स्टार्टअप इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अब इससे परसेप्शन ही जाता है कि ये जर्नी स्टार्ट हुई होगी एक बच्चे से जो कि लैपटॉप के सामने 24/7 बैठ के कोडिंग करता हुआ होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। ये जर्नी स्टार्ट हुई है उस एक बच्चे से जो कि 10 क्लास के अंदर अपनी क्रिकेट कंपटीशन को जीत चुका है, जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिबेटिंग के कंपटीशन को जीत चुका है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर वो मुशायरे के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो पेप्सी जैसी कंपनीज़ के लिए, सफाई जैसी कंपनीज़ के लिए बहुत से एडवर्टीजमेंट भी शूट कर चुके हैं। तो ये जो परसेप्शन है कि आपने अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ भी एक्सेल करना है तो उसके लिए आपको बचपन से ही 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के या बहुत एक प्रोफेशनल कोडर होना पड़ता है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो आपकी चीज़ ज़रूरी होती है वो एक विजन होता है, जो कि हमारे आज के गेस्ट के पास है। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे उनकी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में, और उन्होंने अपनी ये जो पूरी जर्नी है शुरू से लेके एनपीजीडीएस से लीड बनने तक, उनकी जब तक की पूरी जर्नी रही है वो कैसी रही है। सो कम ऑन, लेट्स मीट अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अली। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल मैं ठीक। बेहतरीन, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अली, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल जर्नी आपकी स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा कि लाइक जब भी हम किसी भी बंदे की बात करते हैं जो कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो हर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप यूजुअली द हार्डेस्ट वन, तो वो आपका वो फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टेम आउट करता है? सही है। सो हम लोग ना ये स्टोरी बहुत बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ताकि पता हम्म। चले कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई बिल्कुल। और किस तरह से मतलब चली। सो व्हेन आई वाज इन माय थर्ड क्लास, हम्म। तो मैंने रैंडमली एक वीडियो देखी इंटरनेट के ऊपर, और मेरा कज़न की वीडियो थी। और फेसबुक मैंने तब नया नया इंस्टॉल किया था। राइट। उसमें मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा यार इसमें तो बहुत कूल एनिमेशन नज़र आ रही हैं और ये किस तरह होता है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे हम्म। कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ और उसकी कैपेबिलिटीज का पता चला यार इससे कुछ किया जा सकता है। फिर वो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर था वंडरशेयर फिल्मोरा, और उसको मैंने यूज़ करके वो सेम मैनिपुलेशन क्रिएट किया। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया यार दिस इज समथिंग कि जो मैं खुद से अपने आप से कर सकता हूँ। और इसके बाद इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो इस पर, ठीक है। मूविंग ऑन, आई वॉज अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में था, स्कूल में था बेसिकली। तो आई वॉज स्टडिंग इन बीकन हाउस, और तो उसमें उर्दू ट्रांसलेशन होती है। हम्म। तो उर्दू ट्रांसलेशन के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया। मेरे सामने उर्दू ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ठीक है। और मैं उसे देख रहा था और देखते हुए अचानक से मुझे नजर आना बंद हो गया। बिल्कुल ब्लैंक हो गई हर बिल्कुल चीज़। ब्लैंक, हम्म। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ और किस एनवायरनमेंट में हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन किया जो कि मैं आज तक बहुत प्राउड हूँ उस डिसीजन पे। मैंने इन माय 9th क्लास में डिसाइड किया कि मैं बीकन हाउस छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करूंगा, राइट। ठीक है। जो कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये कितना एब्सर्ड सा डिसीजन है कि आप हम्म। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे लैंड कर रहे हो। लेकिन उस डिसीजन ने क्या किया कि एक दफ़ा इसी तरह मैं क्लास में बैठा हुआ था और हमारा एक इवेंट है जिसमें शबाज शरीफ चीफ गेस्ट थे, ठीक है। राइट। तो हमारी क्लास का जो टॉपर होता था यूजुअली वही सारे पब्लिक स्पीकिंग सेशन में सारा कुछ कर रहा हम्म। होता था। तो उसने मना कर दिया यार मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। हम्म। तो उसने मुझे बोला कि क्लास में आगे अनाउंसमेंट हुई कि किसी बच्चे ने अगर कभी पब्लिक स्पीकिंग की है ना, वो आ जाए, वो आके होस्टिंग का ऑडिशन दे। हम्म। तो अब मैंने, जिसने कभी कुछ नहीं था किया, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैं तो बचपन से करता हुआ आया हूँ। अच्छा। तो अब वो मुझे ले गए कि भाई आप आके ऑडिशन दें।
मुझे पता भी नहीं था कि भाई कैसे करते हैं क्या करते हैं, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि मैं पोइट्री वगैरह पढ़ता था, राइट। तो लिटरेचर की तरफ इतना इंटरेस्ट था कि मुझे स्क्रिप्ट बनाना आता था। अब वो मेरा ऑडिशन था, मैंने स्क्रिप्ट बनाया, अब मैं फुल जोर लगा रहा हूँ अपना, ठीक है। वो आगे सर मुझे कह रहे हैं तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मुझे, मतलब मैं अपनी पूरी एनर्जी से सारी चीजें कर रहा हूँ। और मतलब फिर उस दिन मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वो किया, और उस दिन मुझे ऐसी रिकग्निशन मिली कि पूरी यूनिवर्सिटी मतलब पूरा जो स्कूल था ना वो मुझे जानना शुरू हो गया बाय माय नेम, और सारे तारीफ करते थे जब भी मिलते थे। फिर मुझे समझ आया कि भाई दिस इज समथिंग जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना, पब्लिक स्पीकिंग और ये वो। अच्छा, लेकिन अगर आपकी लाइक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सामने पर हल्की थी तो फिर उन्होंने आपको सेलेक्ट क्यों किया? यार उसमें ये था कि ऑप्शन कोई नहीं था, ठीक है। अच्छा। तो मैं बहुत ऊंची बोल रहा था जिसकी वजह से मेरा गला भी खराब हो गया था। अच्छा, राइट। तो अगले दिन फिर मैं सारी रात कभी शहद पी रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरा गला थोड़ा सा हो और मैं जाके इसमें कर सकूँ। फिर जब मैं अपना फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे मतलब ना उस टाइम पे ये कंप्यूटर से निकल के मैं मतलब वीडियोस और इन सारी चीज़ों की तरफ ना काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है। मुझे लगा कि दिस इज समथिंग कि भाई मुझे अच्छा लगता है लोगों के इमोशंस कैप्चर करना और एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी एडिटिंग से। तो इन माई फर्स्ट ईयर एक तो मैंने ये काम किया कि मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यूआई यूएक्स के अंदर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है। जिसका कोर फोकस ये था कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तानी जो कंपनी है उनका डिज़ाइन उस तरह से अच्छा नहीं होता। तो हम लोगों ने उसके ऊपर स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लगा, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हुए, 2 से 5 हो गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने अच्छी सर्विसेज देना शुरू की, अर्निंग आना शुरू हुई, ठीक है। लेकिन वो करते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी न किसी तरह अपने पैशन जो है ना फिल्म मेकिंग वाला उससे दूर जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मतलब बात अंदर से कहती थी। फिर मैं जब उनको अपने को फाउंडर्स को बोला कि यार हम लोगों को ना शिफ्ट करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस साइड में बहुत ज़्यादा है। तो उनका इंटरेस्ट को इतना खास नहीं लगा। फिर मैंने ना थोड़ी देर के लिए स्टार्टअप को छोड़ा और मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की कि भाई व्हाट इज समथिंग जो कि मुझे अच्छा लगता है कि भाई मुझे ये करना चाहिए। तो वो एक्सप्लोर करते करते फिर वो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आ खत्म हुई, मुझे फिल्म मेकिंग और ये वो ना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा स्टार्टअप करने की बजाय ना इस तरह करता हूँ, मुझे पसंद है तो मैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह शूट करना शुरू करता हूँ, सारा कुछ। तो अब उसमें सीन ये था कि इतना इक्विपमेंट और सारी चीज़ें नहीं थी, तो मैं क्या करता था कि बोरो करता था इक्विपमेंट, ठीक है। और कनेक्शन थे डिफरेंट कंपनी में और ये वो ना। तो जब काम देखते थे काम मिल जाता था, फिर उस काम से आगे काम मिल जाता था। तो इस तरह करना शुरू किया, लेकिन उसमें ना एक सर्टेन टाइम आया जब मुझे क्रिएटिव ब्लॉक ही लगना शुरू हो गया। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे वो मैं फ्रीली मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता एज अ क्रिएटर। आप जब भी किसी ब्रांड के लिए ऐड करते हो लगता है कि सारा कुछ डायरेक्टर कर रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन वहां पे होता ही है कि कंपनी की स्क्रिप्ट आई होती है कि आपने ये शूट इसी तरह लेना है, तो आप क्रिएटिवली कुछ एक्सपेंड नहीं कर सकते। फिर अब इतने वसाइल नहीं थे, इतने मतलब पैसे भी नहीं थे कि मैं वो सारा कुछ छोड़ पैशन प्रोजेक्ट्स की तरफ आ सकूं। अच्छा, ये सब कुछ अभी आप एफएससी के अंदर कर रहे ये हैं? अभी एफएससी के अंदर और कर एफएससी आपने कहाँ से की है? रहा है। एफएससी मैंने किस कॉलेज से किया। राइट। और लाइक जो आपने यूआई यूएक्स स्टार्टअप की बात की उसमें भी सारे किप्स कॉलेज के ही बच्चे थे? नहीं, उसमें मेरे कुछ स्कूल के वजह से बीकन के, ठीक है। राइट। और मतलब कुछ इसी तरह उनके आगे दोस्त थे, तो इस तरह हम लोगों ने मिलकर तो स्टार्ट मतलब किया वो था। एफएससी का सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था आपके? नहीं, एफएससी का मेरा मतलब सेक्टर उस तरह से मेच्योर भी नहीं था। और मतलब वो सारे पार्टी करने वाले लोग थे, मतलब होता है ना, यूजली लोग कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो इन माय केस मुझे वो 5 लोग नहीं मिले, लेकिन उसमें मैंने किया क्या कि मैंने ऑनलाइन बुक्स पढ़ना शुरू की, राइट। ऑनलाइन लोगों को देखना शुरू किया और उन 5 लोगों के सर्कल में मतलब इन्वॉल्व किया जो जैसा मैं बनना चाहता हूँ। खैर उसके बाद फिर मैंने उसको स्टार्टअप अपनी जर्नी दोबारा सोचा कि भाई मुझे स्टार्टअप की तरफ आना है, क्योंकि आई हैव टू मेक मनी टू परस्यू माई पैशन। तो उसमें मैंने मार्केटिंग में स्टार्ट किया। उस टाइम तक ये हो चुका था कि मेरे कनेक्शन इतने बन गए थे कि मुझे क्लाइंट्स का इशू नहीं था आता, कि मतलब कुछ प्रीवियस कनेक्शन भी थे और कुछ इंडस्ट्री में लोग भी थे, मैं एक बात करता था भाई क्लाइंट आ जाता था। लेकिन उसमें मुझे लगा कि भाई अब मैं कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन मैं वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ, मतलब मेरे से पहले इतनी कंपनीज कर रही हैं, तो वो मेरे में ऐसा क्या डिफरेंट है जो मैं बेच रहा हूँ। फिर अब वो मैं मतलब एक अजीब से मोमेंट में चले गया यार, मतलब जिंदगी का मकसद क्या अगर यही करना जो सब कर रहे हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा टाइम लगा उसको चीज़ों को फिगर आउट करने में। मैंने ब्रेक ले लिया, उसी ब्रेक के दौरान ना एक आइडिया आया जो कि अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। और वो हमारा प्रोडक्ट वाई कॉम्बिनेटर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है इस साल, ठीक है। ठीक है, कैन यू टेल अस मोर अबाउट वाई कम्युनिकेटर बेसिकली है क्या? है। सो बेसिकली वाई कॉम्बिनेटर्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्या है। वाई कॉम्बिनेटर्स इज एन इनिशिएटिव जो कि फॉरन एक मतलब यूएस बेस्ड एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप्स को फंड करता है ऑन द बेस ऑफ देयर पोटेंशियल, ठीक है।
तो उनका सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप उसके लिए सिलेक्ट होते हैं, आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आपने अपना MVP बनाना होता है, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। आप बेसिक उसको प्रोडक्ट को बनाते हो और वो आपकी इंगेजमेंट देख के ना आपको $5 लाख देते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। एज एन इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 7% ऑफ इक्विटी। 7% ऑफ इक्विटी, राइट। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी कुछ भी करती है, यू नो अबाउट एयरबीएनबी, ठीक है, डोर डैश, दीज आर सम कंपनीज जो कि वहां से निकली हैं वाई कॉम्बिनेटर से, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट, लेकिन वो भी करते करते ना अब मेरे माइंड में एक दफा आया कि यार पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, हालात बहुत खराब हो गए यहाँ के, क्या करेंगे, ठीक है। अब वो करते करते यार मैंने सोचा, मैंने कहा यार पाकिस्तान से बाहर तो सारे निकल रहे हैं, तो फिर मतलब वही बात वहीं पे आ गई कि मैं वो क्या कर रहा हूँ लाइफ में कि जो मैं मरते हुए इस पर प्राउड होंगी, यार कुछ ऐसा किया कि मजा आया जिंदगी में। फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया, फिगर आउट करते करते मुझे देखने को मिला कि भाई जितनी भी पाकिस्तान की कंपनीज है ना, वो सारी दिखाती हैं कि हम यूएस बेस्ड हैं, ठीक है, ऐसे ही। यहाँ यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान पाकिस्तान का होता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी है ना वो आप बाहर के नाम पे बेच रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो हमारे फ्रीलांसर्स है ना, वो जब जाते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, यार मुझे ये चीज चाहिए, तो वो एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की क्वालिटी उस लेवल के लिए। फिर मैंने इसी तरह लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू किए फॉर द को फाउंडर्स पोजीशन, और मतलब मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले कि भाई जिनका विजन मेरे साथ अलाइन था, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको रैप अप किया कि भाई क्या क्या चीजें हम लोग डिफरेंट करेंगे। सो अभी मैं थोड़ी सी प्रमोशन कर लेता हूँ। तो बेसिकली आवर स्टार्टअप इज हाइफन, ठीक है, वी आर द प्राउड पाकिस्तान बेस्ड सर्विसेज कंपनी, और हमारा बेसिकली इनिशिएटिव ये है कि हम पाकिस्तान की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लेके जा सकें, और बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान। और उसमें ये है कि वी आर द क्वालिटी फर्स्ट कंपनी, और हमारा जो एक कोर फीचर है वो ये है कि हम लोग टीम इन्वायरमेंट और टीम ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं। हम लोग आइडियाज को बहुत इनकरेज करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारी टीम की ग्रोथ कैसे हो सकती है। मतलब लेट्स सपोज यू आर एन एम्प्लॉय एट हाइफन, और आपको एक आइडिया है यार ये प्रोडक्ट है, ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो हम इस तरह नहीं करेंगे कि आपको बोलेंगे भैया आपका काम वो है, आप वो करो। हम लोग बेसिकली आपकी ग्रोमिंग के लिए आपको उसका प्रोजेक्ट हेड लगा देंगे, हो सकता है आपकी कंपनी का CEO आपके नीचे काम कर रहा हो उसको बिल्डअप करने में। ये जो हाइफन का स्टार्टअप है, ये भी कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ था या ये यूनिवर्सिटी में आके स्टार्ट हुआ? ये बेसिकली भी रिसेंटली इसमें मतलब अभी 1 माह हुआ है, हम लोगों ने 14 अगस्त को मतलब इंडिपेंडेंस Right. डे के ऊपर मतलब इसको स्टार्ट किया, मतलब 1 माह भी नहीं हुआ टेक्निकली। एक माह भी नहीं हुआ। सो परफेक्ट। अच्छा, और लाइक जो आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि लाइक आपको जो ये था कि स्टार्टअप था उससे आपने शिफ्ट लेके आप एड्स की तरफ आए, फिर आपने उससे भी एक शिफ्ट ले लिया। तो यूजुअली ये होता है कि जब भी हमें किसी भी चीज़ से पैसा आ रहा होता है ना, तो वो हमारी मोटिवेशन के तौर पे सर्व कर रहा होता है। तो अच्छा खासी आपको इनकम आ रही है तो फिर वो छोड़ने का जो है ना वो दिल नहीं करता, बेशक आपको इंटरेस्ट हो या ना, बिल्कुल जैसे 8 ऐसे। to 5 जॉब्स होती है, इंटरेस्ट हो या ना, आपको पैसा आ रहा है, आपको करनी है। तो आपकी वो मोटिवेशन क्या थी दैट लेड यू टू लीव एक बहुत वेल इनकम का जो सोर्स है, मतलब आपका जो स्टार्टअप था, वो भी जो आपने खुद ही फाउंड किया था? हाँ, सही है। तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका मैं मतलब थोड़ा सा आंसर इस तरह देता हूँ कि 2 साल पहले ना मुझे एक जगह एक इंटर्नशिप ऑफर हुई थी। तो बेसिकली वो एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, दे आर ऑफरिंग मी कि अभी आपको हम लोग 1,20,000 देंगे इंटर्नशिप में, और उसके बाद मतलब 3 माह करने के बाद आपकी जो इनकम है 3.5 लाख कर दी जाएगी। ठीक है। और आपका काम ये है कि ऑफिस है, ठीक है, उसमें आना है, आपने कैमरा सेट किया हुआ होगा, आपने लाइटें जलानी है, बंदा सामने बैठा है, आपने शटर बटन दबाना है, बंदा बोल रहा है, आपने उसकी बस क्लिप निकालनी है, ऊपर लोगो लगा के अपलोड कर देनी। बस। सही है। तो सही। अब मैंने जिससे भी पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, उसने कहा जी लेना चाहिए, ये तो मुफ्ते का काम मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैंने मतलब थोड़ा टाइम लिया, मैंने कहा यार मतलब क्या चीज़ है कि जो मैं ये अगर कर लूंगा तो मैं मिस कर दूंगा अपनी ज़िंदगी में, मतलब पैसा तो आ जाएगा। तब मुझे लगा कि यार जो 3 माह मैं वहां पे जाके वो काम कर रहा हूँ कि जो लेबर वर्क है कोई भी कर सकता है, उसमें मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो उससे बेहतर वो मैं 3 माह अगर किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम पे लगा दूं जिसमें मेरी ग्रोथ हो, तो मुझे वो करना चाहिए। सो तब मुझे समझ आया कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आप ग्रो करो ना तो मनी इज अ बायो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप अपने आप को ग्रो करो और आपका एक विजन ऐसा है ना कि जो वाकई कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो पैसा मतलब कमाना कोई मुश्किल काम नहीं, पैसा आ जाता है। सो दिस इज समथिंग कि मैं हमेशा जब भी मतलब मुझे लगता है ना, एक वो स्टीव जॉब्स का कोट है कि आप इस तरह करो, जब भी आपको लगे कि मेरी जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डेली उठो, सुबह शीशे के सामने मतलब खड़े हो और पूछो कि भाई अगर मेरा आज आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो मैं आज कर रहा हूँ। तो दिस इज समथिंग जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं जब अपने टैक्स से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ और मुझे डायरेक्शन मिल जाती है कि
मुझे ऐसा क्या करना है जो मैं मतलब एक लेगेसी छोड़ सकूं अपने मरने के बाद। राइट। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि लाइक जब आप एड्स के ऊपर काम कर रहे थे तो उस पे जो आपको एड की जो ऑफर्स आई थी वो बेसिकली आपके कनेक्शंस थे कुछ, जिसकी वजह से आपको वाइन थी। फिर बाद में भी आपने बात की कि लाइक आपने लोगों को रीच किया इंटरव्यूज़ किए को फाउंडर के लिए, तो मतलब एक परसेप्शन ऐसे आ रहा है कि आपके हमेशा से कनेक्शन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो लाइक वो फैमिली बैकग्राउंड से ही कनेक्शन बिल्डिंग आई थी या फिर आपकी खुद कनेक्शन बिल्डिंग हुई थी? क्योंकि जैसे आपका स्टार्ट एक इंट्रोवर्ट के तौर पे हुआ था, तो यूजुअली इंट्रोवर्ट्स के कोई बहुत बड़े बड़े कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स नहीं होते। तो वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे था कि लाइक आपको पेप्सी ऐसे फाइव जैसे ब्रांड्स आपको लाइक वो ऑफर करें पोस्ट? ऐसा ही है। सो बेसिकली ना कनेक्शन आपकी बात सही है कि यहाँ तो फैमिली की तरफ से होते हैं, यहाँ हम्म बंदे के पर्सनल कनेक्शन होते हैं। हम्म तो एट सर्टेन टाइम ऑफ माय एज मैं मतलब किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था। मेरी फैमिली सारी बाहर होती है, ठीक तो है। उनके इतने कोई खास कनेक्शन थे नहीं पाकिस्तान में। तो मुझे एक चीज जो मिली थी ना, मुझे ये मिला था कि मैं मतलब ऑनलाइन चीजें बहुत देखता था, लोगों को बहुत फॉलो करता था जो हम्म अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। ठीक है, अब बुक्स के अंदर मुझे एक चीज जो रेपिटेटिवली नजर आती थी ना, वो मतलब सेम कोटेशन थी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। हम्म। तो मुझे वहां से लगता था कि भाई दिस इज समथिंग, अगर मुझे जिंदगी में कुछ भी करना है ना, किसी फील्ड में करना है, तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ट्रू। तो फिर उसमें मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि अब नेटवर्क किस तरह बनाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो रैंडमली लोगों को रीच आउट करना शुरू कर देते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, लेकिन फॉर मी नेटवर्क बनाने का जो सबसे अच्छा एसेंस है ना, आप किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करो। आप जब उसे मिलो, वो आपसे बात करे, तो उसे ऐसा लगे कि उसकी जिंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट आया। तो उसके थ्रू जो आपके नेटवर्क बनते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ जब मुझे लगता है यार इस बंदे के साथ मुझे नेटवर्किंग करनी है, हम्म। तो मैं पहले सर्च करता हूँ कि भाई इसकी लाइफ में मैं कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ। मैं उसकी लाइफ में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट लेके आता हूँ, और फिर वो मतलब हमारा लॉन्ग टर्म नेटवर्क बन अच्छा, जाता है फिर। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए भी आपको पहले उसको सोशल मीडिया के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू किसी ना किसी तरह से मैसेज तो करना ही पड़ेगा ना, एक कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। फिर लाइक वो आपका आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना उसको लाइक बेनिफिशियल लगता है अपने आप बिल्कुल के लिए, ऐसा कि है, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, फिर उससे कनेक्शन बिल्डिंग होती है। तो बिल्कुल लाइक ऐसा आप है। भी लिंक्डइन का ही यूज़ करते हैं या फिर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? लाइक वो जो फर्स्ट एक कनेक्शन, एक जो फर्स्ट मैसेज आता है, वो आपका जो सोर्स क्या होता है, बेसिकली पाथवे क्या होता है? यार उसमें ना मैं सिंपली कहता हूँ कि आपको ना कोई भी एक अपना प्लेटफॉर्म ना बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। ठीक है, हम्म। अगर आप स्टार्ट में मतलब मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस करोगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। या आपकी वेबसाइट का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, या आपका लिंक्डइन इज समथिंग के जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, यू शुड ज्वाइन लिंक्डइन। और उसके ऊपर आपकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज होगी, जो बंदा आपको एक दफा देखे ना, किसी कंपनी का सीईओ भी देखे, उसका भी दिल करे आपको एक दफा मैसेज करे, आपको एक दफा कनेक्शन भेजे। हम्म तो मेरे जो मोस्टली कनेक्शन थे वो एक तो अभी अभी के दौर में लिंक्डइन में बनते हैं, लेकिन आज से कोई 3-4 साल पहले तो मैं लिंक्डइन पे नहीं था। तो तब मैं क्या करता था, जब भी मैं किसी नेटवर्किंग इवेंट के ऊपर बहुत जाता था, कोई मतलब इवेंट हो रहा है कहीं पे, कोई कम्युनिटी वर्क हो रहा हम्म। है, वहां पे जाता था। वहां पे अक्सर डिफरेंट फील्ड के लोग आए हुए होते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि जब वो बात कर रहे हो ना, मतलब दो कंपनीज के सीईओ बात कर रहे हो, तो मैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करता था, यार इनकी कम्युनिकेशन में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये सीईओ है। ठीक है, मतलब वो जब बोलते हैं तो आपको बात मतलब सुनने का दिल करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो क्वालिटीज ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करनी शुरू की, फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की। हम्म। फिर उनसे आगे उनके नेटवर्क, उनसे आगे उनके नेटवर्क, इस तरह नेटवर्किंग हुई उस टाइम। लेकिन आज के दौर में मैं लिंक्डइन को यूज करता हूँ एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द नेटवर्किंग। राइट। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल लाइक आपकी जर्नी के शुरू से देखूँ तो लाइक बच्चा जो कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते किसी के सामने, सामने पेज भी होते नहीं बोल सकता, टुवर्ड्स समवन जो कि हर नेटवर्क के जो इवेंट्स है उसको भी अटेंड कर रहा है, सीईओ से बात कर रहा है। तो इसके अंदर जो एक छोटा सा बीच में एक डिबेट्स का पोर्शन आता है जो कि आप प्रोविंशियल डिबेट्स भी जीत चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर डिबेट का कितना हद तक रोल था? लाइक वो आपने ज्वाइन भी इसी लिए ही की थी कि लाइक अपनी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या पब्लिक स्पीकिंग बिल्डिंग हो जाएगी? यार मेरी जिंदगी में ना एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ओवरकम करनी है ना, तो वो इस तरह नहीं की जा सकती कि आप उस प्रॉब्लम से दूर भाग जाओ। हम्म प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो, और हम्म। जितना से ज्यादा, जितना आप जितनी मुश्किल प्रॉब्लम में अपने आप को डालोगे ना, आप उतना ही बेहतर बन के उससे निकलोगे। तो मैंने इसी तरह किया कि पहले मैंने वो होस्टिंग की उस दिन जिस दिन शहबाज शरीफ साहब आए। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी हमारे मतलब यूनिवर्सिटी या स्कूल में होने शुरू हुए ना, मतलब डिबेट्स होना शुरू हुई, स्पीचेज होना शुरू हुई, मैंने सब में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल की तरफ से मतलब दूसरे स्कूल में जाना शुरू हुआ। फिर मतलब अब गवर्नमेंट स्कूल था, उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तक जा सका मैं। देखा कि लोग कैसे बात करते हैं, और मतलब वो जो एक आवाज की पिच चेंज करना, टेम्पो चेंज करना और बिल्कुल। पाथ लेना, वो हम्म। सारी चीजें ना मतलब फिर वो पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे सिखाई वो सारी चीजें।
राइट, सो लाइक एफएससी के अंदर आप माशाल्लाह एक स्टार्टअप भी देख रहे हैं, आप जो है ना वो डिबेटिंग के भी कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कनेक्शन भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में एफएससी बेचारी का क्या हाल हुआ होगा? सही है। तो अभी वैसे अगर ये कोई ट्रेडिशनल इंटरव्यू चल रहा होता ना, तो यहाँ पे बंदा बता रहा होता कि मैं एजुकेशन में और स्टडीज में बहुत एक्सीलेंट था और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ठीक है। बाय द टाइम ऑफ एफएससी आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग कि जो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं करना, कि मुझे बहुत ज्यादा ग्रेड नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छा कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरी फैमिली में पता चले कि भाई इसके 1090 नंबर आए और दिस इज समथिंग। तो हमारे टाइम में ये अच्छा था कि कोविड आ गया, ठीक है। उसमें मुझे टाइम बहुत मिल गया कि क्लासेस होती नहीं थी, मतलब कॉलेज से छुट्टी होती थी। और फिर हमारे एग्जाम भी सिर्फ सेकंड ईयर के हुए थे, और सेकंड के ईयर के एग्जाम मैंने पूरे साल बुक नहीं थी खोली, ठीक है। फाइनल एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने पहली जगह किताब खोल के देखा था यार टॉपिक क्या क्या। तो अच्छा। इस तरह मैंने एफएससी की, लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा जो दूसरी साइड थी ना, नेटवर्किंग वाली और स्टार्टअप वाली और एक्सपोजर वाली, वो उस साइड में मैं शायद अपनी क्लास से 10 साल आगे जा चुका हुआ था उस 2 साल के टाइम में। तो दिस इज समथिंग के जो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे भी यार तुमने गलत किया, लेकिन मुझे अब नजर आता है कि भाई अगर मैं वहां पे 1090 भी ले लेता, वो कहीं भी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं था कर रहा। तो जो चीज मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही थी, मैंने उसके ऊपर फोकस किया था। अच्छा, तो नहीं जैसे आपने बात की अभी एफएससी की और मार्क्स वगैरह के बारे में, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, स्किल वर्सेस जीपीए, द वेरी हॉट टॉपिक आजकल। तो आपके ख्याल से जीपीए किस हद तक इम्पोर्टेंट है और स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? ये टोटली डिपेंड्स। अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मुझे किसी कंपनी में जाना है, ठीक है, और मेरे पास वो स्किल नहीं है जो रिक्वायर्ड है उस कंपनी में जाने के लिए, तो जीपीए बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो एक्सीलेंस इज अ लाइफस्टाइल, ठीक है। अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मतलब अगर आप स्किल भी नहीं ले रहे और जीपीए भी नहीं ले रहे, तो फिर तो कंपनी को यही जाएगा ना कि आप मतलब सीरियस ही नहीं लाइफ को लेके। लेकिन इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो अभी एआई का टाइम है, ठीक है। आपकी डिग्री आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं आपकी डिग्री क्या है, कहाँ से है, और आपका नॉलेज भी सारा जाया हो जाएगा डिग्री में ले रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ना जो आपको सीखना चाहिए, वो इस टाइम पे ये है कि आप नई चीजें कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एआई के टाइम में हर चीज इतनी स्पीड से इवॉल्व होगी कि अगर आप उसके साथ इवॉल्व नहीं ना होते, तो आप बेशक स्टैनफोर्ड से डिग्री कर लो, उसका फायदा कोई नहीं। बहुत जल्दी अब ऑब्सोलीट हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और थोड़ा सा मूड को लाइटन अप करते हैं, थोड़ी क्रिकेट श्रिकेट पे आते हैं। तो मैं लाइक क्रिकेट के बारे में भी आपने कोई की भी है, क्रिकेट वगैरह भी खेली हुई, कॉम्पिटिशन वगैरह भी जीते हैं, और ये कब की बात है, मतलब क्रिकेट में शौक कहाँ से आया? सही है। तो क्रिकेट वैसे मुझे बहुत बुरी लगती थी, ठीक है। अच्छा। लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप की बात है कि मैंने ना देखना शुरू किया कि क्रिकेट मतलब क्या होता है और कैसे ना। तो मुझे तब याद है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में। 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे और हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो और दैट वाज गालियाँ बड़ी टाइम कि पड़ी जब थी। मुझे ना क्रिकेट में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि यार ये इस तरह होती है, इस तरह होती है। फिर अब लकीली इस तरह था कि मेरे जो मामू थे ना वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। तो अब मैंने उनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू हुई और वो मुझे बाउंसर मारते थे, और मतलब मैं तो डर के बैठ जाता था और मैं चीखता था वहां पे। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, और मतलब फिर मैंने मतलब मुझे इस तरह हुआ कि एक टाइम आ गया कि मैं ना लाइफ से जिस तरह एस्केप नहीं मिल जाता एक चीज बिल्कुल। करते हुए, तो मैं जब क्रिकेट खेलता था ना मुझे इस दुनिया की हर चीज भूल जाती थी। मुझे लगता था यार मतलब दिस इज समथिंग की जो मैं अपना फुल टाइम एंजॉय करता हूँ, ठीक है। सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन बन गया था हाँ, आपकी। तो मैं इस तरह होता था कि मतलब मैं 6-6 घंटे पे जाके इस तरह खेल रहा हूँ धूप अच्छा। के अंदर, और इस तरह क्रिकेट खेलता था। बहुत एक जुनून की हद तक चले गया था, घर से डांट भी पड़ती थी अक्सर। तो अब उसमें ये सीधा मैंने हमेशा टेप बॉल से खेली थी, ठीक है। हार्ड बॉल मैंने कभी देखी नहीं थी, पकड़ी भी नहीं थी बंदों को, मैंने कभी पकड़ी भी नहीं थी कि हार्ड बॉल होती है किस तरह की है। तो अब मैं टेप बॉल से खेल रहा, लेकिन उसमें ना मुझे एक बड़ा शौक था कि मैं प्लेयर्स की टेक्निक्स को कॉपी करता था। मैं देखता था कि विराट कोहली किस तरह खड़ा होता है, स्टीव स्मिथ किस तरह खड़ा होता है। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उनके टेक्निक्स को कॉपी करने की कोशिश करता था। और फिर उन दिनों ना सचिन तेंदुलकर की एक सीरीज थी जिसमें वो प्रॉपर स्टांस और सारी चीजें सिखाता था। तो मैंने वो देख देख के ना उसी तरह शेडो प्रैक्टिस को घर में खेलने वाला होता नहीं था, तो मैं बॉल रख के उसके साथ शेडो प्रैक्टिस करता था, कवर ड्राइव किस तरह करनी है, ये किस तरह करना। लेकिन मुझे शौक बहुत था क्रिकेट खेलने का, रिप्रेजेंट करने का किसी को। अब हुआ ये कि ना स्कूल में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया, वहाँ ऑडिशन चल रहे थे क्रिकेट टीम के। तो अब करेज की, मैंने कहा यार दे देते हैं क्या होगा। अब मेरे से पहले ना, अब मैं ट्रायल स्टार्ट होने लगा, मैं दूसरे नंबर पे और मेरे से पहले एक और बंदा। अब उसने पैड शेड किया और वो जाके ना ट्रायल के लिए पहुंचा वहां पे।
अब उसके सर ने बोला है कि मतलब तुम ना शेडो प्रैक्टिस में ना 6 बॉल खेलनी है और तुम खेलोगे किस तरह खेलोगे। अब उसने खेली, उसकी मतलब कोई टेक्निक कोई कोई खास थी नहीं और मैं तो किंग था शेडो प्रैक्टिस का। अब दूसरी बारी मेरी आई, सर ने कहा तुमने 6 बॉल खेलने हैं। मैंने सिर्फ जाके ना बैट पकड़ के स्टांस लिया, बॉल अभी खेलने की कोशिश नहीं की। सर ने कहा इसको पैड कराओ, ये करेगा बैटिंग। मैं कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैंने कुछ ऐसा किया है कि भाई मैं मतलब डिफरेंट हूँ। मैंने पैड किया, गया हार्ड बॉल पहली दफा देख रहा था, पैड पहली दफा पहने थे, हेलमेट पहली दफा पहना था। बॉल आया सामने से, मैं देख रहा हूँ बॉल नजर नहीं आया, लेकिन फिर मैंने दिखाया इस तरह की जिस तरह मैंने खुद लीव किया। अच्छा। तो खैर वो बॉल निकल गया। फिर मैंने देखा कि भाई क्या सिस्टम है, यहाँ बॉल बड़ा तेज आता है और मतलब वो 2-3 बॉल लगे, लेकिन मैं ना उसकी पेस तक पहुंच गया कि भाई कितना मतलब कितना लैग आता है और कितनी दूर से शॉट हिट करना है, गैप में कितना डालना है। तो फिर उस दिन मेरा ट्रायल चला तकरीबन 3.5 घंटे। अच्छा। मतलब वो बॉलर लगे हुए हैं और आउट ही नहीं हो रहा और वो लगे हुए हैं। खैर मेरा सिलेक्शन हो गया टीम में। मतलब एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन हो गया जो कभी खेला भी नहीं हार्ड बॉल से। तो अब ना उसके बाद था कि सईद अजमल अकेडमी के ट्रायल थे उन्हीं दिनों में ना, आगे वाले दिनों में। तो अब सईद अजमल अकेडमी में ये सीन है कि आप अगर सईद अजमल अकेडमी में चले जाते हैं ना, बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप अंडर 16 और इस तरह की टीम के लिए सिलेक्ट हो जाओ। अब उसके ट्रायल्स आए तो मेरा ना लेफ्ट लेग का इशू है कि मेरी लेफ्ट लेग फ्रैक्चर थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं थे करते क्रिकेट खेलने पे। तो अब मैंने सर को बोला कि सर घर वाले तो जाने नहीं देंगे ट्रायल पे। तो सर मेरे ना बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा घर से सिर्फ एक शर्ट रख लेना और साथ ना अपना जो बे फॉर्म होता है ना उसकी कॉपी रख लेना। अब मैं गया घर से एक स्कूल, स्कूल से बैठा बस में, बस से मैं सईद अजमल अकेडमी। और वहाँ पे बड़े बड़े नाम, मोहम्मद तला बैट्समैन था, सईद अजमल था, ये वो ना सारे आगे वो ट्रायल दे रहे हैं। सईद अजमल बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। पहले तो मतलब दूसरे बॉलर ने किए, लेकिन फिर वो फाइनल सिलेक्शन के लिए वो खुद आके मतलब बॉलिंग करता है। अब वो कर रहा है और मतलब मैं खेल रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी भी घर वालों को नहीं पता कि मैं गया हूँ सईद अजमल अकेडमी में, सिलेक्शन हो गया। मैंने 1-2 सेशन जाके ज्वाइन किए और लकीली ना अब सीन ये हुआ कि मैंने जब सोच रहा था मैं छोड़ दूं, उन्हीं दिनों में अंडर 16 के ट्रायल आ गए, सही। ठीक है। और वो ट्रायल ऑर्गेनाइज भी सईद अजमल अकेडमी के अंदर ही थे, अच्छा। तो मुझे कहीं और जाना भी नहीं था। तो अब मैंने वो ट्रायल दिए, ठीक है। उन दिनों वकार यूनस साहब होते थे हमारे अब ना कोच अंडर 16 टीम के। तो उन्होंने ट्रायल देखा, उन्होंने कहा यार ये लड़का तो बड़ा टेक्निकली साउंड है और इसको तो होना चाहिए टीम में। अब सिलेक्शन हो गया। अब वो टाइम था भाई घर वालों को जाके बताना है कि भाई जिस तरह वो मीम नहीं चलती मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो सीन घर वालों को बताना था। अच्छा। घर गया हूँ और बड़ा ना एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई कैसे जा कहानी सुनानी है और ये वो ना। खैर बड़ा इमोशनल किया उनको कि जिंदगी में एक ही मौका मिलता है, लोग पूरी पूरी दुनिया लगा देते हैं, उनको मौका नहीं मिलता और मुझे मिला और ये वो ना। खैर उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई तुम जाओ खेल लो। फिर उसके बाद मैंने 2 सीरीज खेली। एक हम लोग गए थे जापान में, वहां पे सीरीज थी। एक श्रीलंका की टीम आई थी पाकिस्तान, उनके साथ सीरीज थी। लेकिन ना वो जब फिर मेरा मेडिकल टेस्ट वगैरह सारी चीजों से गुजरते थे ना, तो फिर वो मतलब कोचिज ने ऐसे ऐसा कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारी लेफ्ट लेग वीक है, अभी तुम खेल लोगे लेकिन तुम आगे इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। फिर मुझे खुद भी रियलाइज होगा कि भाई मतलब इसमें इस तरह पोटेंशियल है नहीं अगर मुझे उस लेवल पे जाके प्लेयर बनना है। फिर खैर मैंने, पेरेंट्स भी कह रहे थे, मैंने भी सोचा, फिर हम लोगों ने मुश्तरका फैसले से मतलब खैर आबाद कह दिया अच्छे तरीके से। ये लेकिन लेफ्ट लेग में बेसिकली क्या है, नेचुरली कोई इशू था या क्या है? यार उसमें ये था कि मेरी ना बॉर्न नेचुरली थोड़ी कमजोर थी लेफ्ट लेग की। थी अभी भी है? थी, अब बहुत हद तक रिकवर हो गई है, लेकिन उसमें ये था कि फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर के बाद वैसे ही वो बिल्कुल जॉइंट के साथ फ्रैक्चर हुआ था। तो उसका ये था कि जैसे मुझे कोई इंजरी होती थी ना, तो मुझे मतलब लग समझ आती थी, मैं एक हफ्ता मतलब बेड रेस्ट के ऊपर रहता था। और फिर वो कहते थे कि अगर खेल भी लेना लॉन्ग टर्म में ये है कि इंजरी से रिकवर होते थे, साल लग गया 2 साल लग गया, तो फिर कैरियर बहुत खराब हो जाता है उससे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो मतलब फिर क्रिकेट बिल्कुल ही कंप्लीटली छोड़ दी या फिर ओकेजनली कभी कभी खेल ली हफ्ते में एक दफा वाला, क्या सीन था अब? मतलब अभी आप क्रिकेट को परस्यू करते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं? ये क्रिकेट अभी तो खैर मेरे पास वो लोग नहीं है जिनके साथ मैं खेल सकूं, लेकिन क्रिकेट मैं खेलता रहा हूँ। इससे पहले मैं जब इस्लामाबाद में था वहां पे मैं खेलता था। तो खैर मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए कि आप मतलब टेक्निक बहुत अच्छी है और आप बताएं कैसे करते हैं। तो फिर मैं वो जो एज अ प्लेयर से फिर मैं थोड़ा सा कोच वाली साइड पे आया।
तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ना वो बिल्कुल कम हो गया, मतलब कभी महीने में एक बार कभी जाग खेली तो बस, वैसे ज्यादा कोई नहीं। फास्ट के झगड़े में वैसे भी इतना भी टाइम मिलता भी नहीं इन सब हाँ चीज़ों मतलब का। लेकिन टाइम निकाल लेता है अगर किसी को उसको परस्यू करना हो, लेकिन जब नजर आता है कि भाई इसमें वो पोटेंशियल नहीं है जो मुझे मीट करना है, तो फिर हुँ। बंदा उन चीजों में ज्यादा फोकस्ड हो जाता है जिसमें उसको पोटेंशियल नजर आ रहा होता है। राइट, तो फास्ट की क्रिकेट टीम में कभी कुछ खेला वगैरह आपने या नहीं? मैं जब इस्लामाबाद में था तब फास्ट की क्रिकेट टीम ने ऑफर किया था मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे उसमें नजर कुछ नहीं था आ रहा कि भाई हुँ, क्या हुँ। करूंगा मैं इसमें जाके। लेकिन मैं तब उनकी टीम को सिखाता था, ट्रेन करता था, वो सारी चीजें करता होता था। राइट, अब बहुत क्रूशियल जो चीज़ है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद, वन ऑफ द जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोसाइटीज़ हैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, जो कि हर बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके माशाल्लाह से आप करेंटली लीड हैं, अभी अभी आप एक लीड इलेक्ट हुए हैं, तो लाइक उसका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, जो पूरा विजन होता है, तो वो आपका कब से स्टार्ट हुआ था, और लाइक आपने शुरू से सोचा हुआ था कि मैंने जेडीएससी के अंदर आना ही है, उसका लीड बनना है, या फिर ये सिर्फ बाई चांस ही हो गया था? ये इसमें ये था कि मैं इससे पहले इस्लामाबाद कैंपस में था, तो वहाँ पे सोसाइटीज ना बहुत एक्टिव होती हैं हम्म, एज कम्पेयर टू लाहौर कैंपस। तो जब मैं यहाँ पे आया मैंने सारी सोसाइटीज ज्वाइन की, मैंने जीडीएससी ज्वाइन की, मैंने सॉफ्टवेयर ज्वाइन की। तो मुझे ना कुछ चीज़ें मतलब ना एक नज़रियाती इख्तिलाफ था सारी सोसाइटी से। एक तो ये था कि मुझे बहुत नज़र आता था कि देयर इज नेपोटिज्म, ठीक है, हर सोसाइटी में आप अगर जूनियर बैच के ना तब तो आप जा ही नहीं सकते ऊपर, दैट ठीक इज़ है। वेरी ट्रू। और फिर उसके बाद ये होता था कि अक्सर जो अगर आप सीनियर बैच में भी तो आपके दोस्त ही उस सोसाइटी एग्जी में होते थे, हम्म। और फिर सिलेक्शन में और उनकी जो थिंकिंग थी ना वो बहुत नैरो डाउन थी, उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे जो उनकी लेगेसी चलती हुई आ रही है। तो फिर आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मुझे ये छोड़नी है, ठीक है, और मुझे नहीं रहना है सोसाइटीज में। लेकिन फिर मैंने एक साल पूरा कंप्लेन करने में गुजारा, जो हमारा पाकिस्तानियों की नेशनल हैबिट है कि हम लोग कंप्लेन बहुत करते कंप्लेन हैं, बहुत करते हैं। तो सोल्यूशन कोई देते नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर कंप्लेन ही करना है तो फिर मतलब वो तो सारे कर रहे हैं। हम्म। तो फिर सोल्यूशन मैंने देखना शुरू किया, चीज़ें फिगर आउट करना शुरू की, क्या सोल्यूशन हो सकता है, किसी तरह मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, किसी तरह मेरे पास वो पावर आ सकती है। अब डिफरेंट सोसाइटीज ने ऑफर किया कि एबीपी बन जाना, एसवीपी बन जाना, वीपी बन जाना, लेकिन देयर इज समथिंग कि जब आपके ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा है ना जिसका विजन आपसे डिफरेंट है, तो आप ज़्यादा देर उसके साथ चल ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई जीडीएस समथिंग की है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी का इस तरह से होल्ड नहीं है, वो गूगल की तरफ से होती है। फिर मुझे आइडिया था कि किस तरह होता है, फिर एप्लीकेशन आए इस साल के, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और वो सारा प्रोसीजर हुआ, गूगल ने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू के बाद फिर 11th ऑफ अगस्त को फिर सिलेक्शन लेटर आया उसका। माशाल्लाह, दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट अचीवमेंट है, कंसीडरिंग कि जो सिलेक्शन है वो सीधा गूगल की तरफ से होती है, सो दैट मींस यू हैव अ लॉट टू ऑफर टू द गूगल कम्युनिटी एज वेल। अच्छा, आपने भी एक और बात की कि लाइक आपको लोग एसवीपी और एवीपी के तौर पे ऑफर कर रहे थे, लेकिन अभी आपने दूसरी बात की नेपोटिज्म की, कि लाइक हर बंदा वही आता है जो कि उसका दोस्त होता है या नेपोटिज्म के बेसिस पे आता है। तो लाइक ऐसी आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो कि सोसाइटी को ट्रैक करती थी कि भाई ये बंदा मेरा एवीपी है, ये बंदा मेरा एसवीपी होना चाहिए? यार उसमें खुद की तारीफ करना कोई ये मतलब अच्छी बात नहीं समझता, लेकिन स्टिल मैं ये था कि बहुत सारी सोसाइटीज को ना ऐसे ऐसे पोटेंशियल नजर आना शुरू हो गया था कि उनको पता था कि भाई अगर ये हमें ज्वाइन ही ना करेगा ये अपना कुछ करेगा, हम्म। और जब ये अपना कुछ करेगा ना तो सारी लाइमलाइट उस तरफ चले जाएगी और सारी चीजें उस तरफ फोकस हो जाएंगी। ये मुझे पोजीशन जीडीएससी लीड बनने से पहले ऑफर नहीं हुई, ये मुझे जीडीएससी लीड बनने के बाद ऑफर हुई है, अच्छा, सही ठीक है। सही, राइट। तो जब मैं जीडीएससी लीड सेलेक्ट हो गया तो मेन फ्रेम सोसाइटीज ने डायरेक्टली आगे पूछना शुरू किया कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अच्छा, बनेंगे। सिर्फ दो साइट्स का आप एक साथ बन सकते हैं, अगर आप एक के लीड भी हैं तो दूसरे की भी सीनियर एग्जी में चले जाएं? यार देर आर सम पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को पता नहीं होती, ठीक है। अच्छा। तो हिडन अपॉर्चुनिटीज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो मल्टीपल सोसाइटी की सीनियर एग्जी में है, ठीक है। हम्म। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उसका एक ना मेजर जो नुकसान होता है ना वो ये है कि अगर मैं मल्टीपल सोसाइटीज को लेकर चलूंगा ना मैं किसी एक में भी अच्छी तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। दैट इज ट्रू। तो इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि सिर्फ जीडीएससी को वो सारी चीज़ों को लेके आया जाए जिनके बारे में कंप्लेन करता रहा हूँ लास्ट ईयर। और अगर आपको उन चीज़ों का नाम बताना है जो आप इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहे हैं? सही है। तो सबसे पहले जीडीएससी में यह है कि जीडीएससी इज द ओनली सोसाइटी जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है सीनियर एक्सी में, ठीक है। सो हमारी प्रॉपर सिलेक्शन हुई है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव गई, हम लोगों ने मतलब इंटरव्यूज किया और फिर सिलेक्शन हुआ लोगों का। फिर सेकंड जो हम लोगों ने चीज़ की कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ न्यू चैप्टर्स, ठीक है। We have a startup club to promote startup ecosystem. We have a dev club to promote open source contributions and projects, ठीक है। उसके अलावा we have a competitions team जो जिसमें हम लोग competitive programming के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। And for most important we have women in tech, ठीक है, जो कि in my consideration ACM के पास है, लेकिन ACM का भी उस तरह से मतलब वेल ग्रोन चैप्टर नहीं है।
सो इन वुमेन इन टेक हमारा ये इनिशिएटिव है कि लड़कियां ही उस चैप्टर की प्रेसिडेंट हों, लड़कियां ही उसकी एक्जी में हों और लड़कियां ही इवेंट कंडक्ट करें फॉर द गर्ल्स। जिससे ये होता है कि जब लड़कियां यूनिवर्सिटी में आती हैं ना, अब एक क्लास में अगर 40 लड़कियां और 5 लड़कियां हैं, तो उनको लगता है कि ये मेल डोमिनेंट सी एक कम्युनिटी है और वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाती। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। फिर इसके अलावा हम लोगों ने एक टीम इन्वायरमेंट इस तरह का बनाया है कि आप अभी हमारा जीडीएससी फैमिली 2023 का ग्रुप है जिसमें हम लोग जूनियर की हेल्प करते हैं, ठीक है। फास्ट का आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लें, द मोस्ट एक्टिव ग्रुप एट दिस करंट टाइम वो ग्रुप है, ठीक है। इन द फर्स्ट 2 days वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 350 पीपल जो कि इस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। और एक्टिवली किसी भी जूनियर को कोई मसला आता है, कोई भी चीज़ आती है, वो एक मैसेज ड्रॉप करता है, हम लोग उसकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देखो मैंने भी ये witness सिमिलरली हम लोग आइस ब्रेकिंग सेशंस करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब मजाक करते हैं, यूनिवर्सिटी में मीटअप्स अरेंज करते हैं ताकि वो जो जूनियर्स का एक डर है ना यूनिवर्सिटी को लेके, वो हम लोग खत्म कर सकें। अच्छा कि मेरी ना काफ़ी सारे लोगों से बातचीत होती रहती है फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से भी। तो जैसे अब आपके है कि आपने एक स्टार्टअप जो है ना वो स्टार्ट किया था, या फिर कुछ और लोग होते हैं चंद लोग जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर काम वगैरह करते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं होती। तो ये जितने भी आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपने स्टार्टअप्स का नाम लिया, वुमेन इन टेक वगैरह का नाम लिया, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस का नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के इतने सारे बच्चे आपको ऑफर कर सकती है उस डिपार्टमेंट के लिए जिनको बाकी असिस्टेंस चाहिए होगी? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मुझे एक ऐप के ऊपर काम करना था, तो मतलब मैंने पूरी यूनिवर्सिटी छान मारी, लोगों से कांटेक्ट किया, टीचर से बातचीत की, बट इस तरह का कोई ऐप डेवलपर जो कि मेरे मुझे कोच कर सके, मुझे मेंटोर कर सके, मुझे नहीं मिला। तो क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट सोशल लोग नहीं है। वन ऑफ द रीजंस कैन बी एकेडमिक्स से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं कभी कभार, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो लाइक हाउ यू एक विजन होता है ना, तो लाइक हाउ यू थिंकिंग कि हमने इसको कैसे लेके आने के, लाइक इन लोगों को इंकरेज कैसे करना है कि वो जो स्टार्टअप्स हैं वो उसके लिए एक्चुअली कोई कदम उठाएं जैसा आपने उठाया, या फिर जिससे कुछ और लोग मजीद उठाते हैं। तो लाइक वो जो इंकरेजमेंट का, मोटिवेशन का एक सोर्स बनना होता है, वो आप कैसे उसको देखते हैं कि वो आप कैसे बन सकते हैं? सही है। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना, हम्म। उसमें ये होता है कि एक बच्चा स्टैनफोर्ड के अंदर बैठा हुआ है और एक कैफे है जिसके अंदर लोग ना स्टार्टअप के ऊपर बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ थॉट शेयर कर रहे होते हैं। अचानक दो लोगों के आइडियाज मिलते हैं, वो को फाउंडर्स बन जाते हैं और एक स्टार्टअप बना लेते हैं। ऐसा ही होता है। हम फॉरेन किसी भी जगह पे जाए ना, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज बनी होती हैं जहाँ पे लोग एटलीस्ट बैठ के बात कर रहे होते हैं सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर। हमारे यहाँ पे जब दो लोग बैठते हैं, वो या तो जीपीए की बात करते हैं या वो बात करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी में जॉब लेनी है, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए हम लोग इसको बजाय इसको कि हम लोग स्किल फर्स्ट करें, हम लोग पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे लोग आके बात कर सकें। हेल्दी ठीक डिस्कशन है, हो, बिल्कुल। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है, आपका आइडिया है कि भाई मुझे एआई हेल्थ केयर के अंदर ये स्टार्टअप करना है। हम्म। अब उसी जो हमारी स्टार्टअप क्लब की डिस्कशन है उसके अंदर एक और बंदा आया हुआ है जिसका सेम विजन था, यहाँ किसी ना किसी तरह अलाइन करता था। हो सकता है कि हम दो लोगों को मिलकर वहां पे को फाउंडर्स बना दें, ठीक है। सिमिलरली वी आर वर्किंग ऑन सम इनिशिएटिव विद द यूनिवर्सिटी, वो हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि फायदा कोई नहीं है, लेकिन प्रोबेबली वी विल बी हैविंग मतलब आप देखेंगे स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी भी कोई ना कुछ चीजें कर रही होगी इन फ्यूचर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी आपकी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टुवर्ड्स बीइंग अ जीडीएससी लीड। तो अगर आप कुछ भी लोगों को एडवाइस करना चाहें जो कि पढ़ाई के अलावा कोई भी स्टार्टअप के अंदर या कोई भी चीज़ करना चाहते हो, जो एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ मैंने देखी है आपके अंदर, वो ये कि आपने हमेशा से कोशिश की है कि कुछ डिफरेंट करना, बाकियों से डिस्टिंक्टिव होना। बट यूजुअली यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि रिस्क जो है ना वो कम से कम लिया जाए, तो जो एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है उससे गाड़ी के अंदर ही बैठ जाओ, इंस्टेड कि अपनी एक पूरी नई गाड़ी जो है ना उसको दौड़ाने के ऊपर फोकस करो। तो उसके हवाले से आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो किस तरह की होनी चाहिए, अगर आप इस कैमरे में देख के लोगों को एडवाइस कर सकें तो? सो बेसिकली मेरा ना एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैं एक चाहता हूँ कि जो हर इंसान ना वो पानी की तरह हो जाए, ठीक है। पानी एक ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि वो एक जार के अंदर जाती है तो जार की शेप में चले जाती है, ठीक है। वो एक रिवर से गुजरती है तो रिवर की तरह हो जाता है। आपका माइंड इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके बिलीव इतने कमजोर होने चाहिए कि वो कभी भी तोड़े जा सकें, ठीक है। अगर आप अपने माइंड को रिजिड कर दोगे ना, अपनी एक हकीकत बना दोगे एक अंदर की दुनिया, तो आप उसी अंदर की दुनिया में रह जाओगे। तो इसको अपने बिलीव्स को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप नई चीजें एक्सप्लोर करो, ठीक है। अब मेरी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि मैंने मल्टीपल डोमेन्स को एक्सप्लोर किया, तभी मुझे इंटरेस्ट पता चला कि मुझे किस साइड पे जाना है। तो दिस इज समथिंग कि अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है ना, तो मल्टीपल चीजों की तरफ जाओ ताकि आपको एक वो चीज मिल जाए जिसमें आप वाकई इंटरेस्टेड हो, और जब वो मिल जाए फिर उसके ऊपर कोरली फोकस करके उसी को आगे लेके चलो। तो इस तरह आपकी वो चीज छोटी से बड़ी और बड़ी से बहुत बड़ी हो सकती है। राइट अली भाई, आपने बहुत सारे मुशायरों के अंदर भी किया है, तो उसको एंड करते हैं। कोई अपना पसंदीदा 2-3 शेर सुना दे, दिल खुश कर दे।
सही है। वैसे मैं अपना शेर तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं एक नज़्म सुना देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। ओए होए। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक पैर मेरा? ओए होए होए कदम वो जो होए धरती पे होए। आवाज देते कि जैसे हो रागा कई मतरिबों का, कदम जैसे सापा गमाबा ग सारे वो तबले की तिरकट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल लगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर जल रहे थे। मगर जिस खड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले मर गईं। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे हैं। क्या बात है। तुझको मालूम है जिस खड़ी तो मेरी आवाज सुन के एक जावी पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था क्या कि उस बात जावी की कशिश में ही यूनान के सब फलसफी अपने जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों के लिए अपने वक्तों में पलटे ज्योमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हिस्पानिया में पिकासो बने, इनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक दमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगा नहीं कि रत्ती बराबर ताज़ा नहीं है। क्या बात अली भाई, मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा अली भाई आपसे आपसे बहुत मिलके। अच्छा लगा बहुत मिलके। बहुत इंशाल्लाह बहुत मिलते रहेंगे शुक्रिया। हम। इंशाल्लाह ना, यू विश यू एंड जेडीएससी द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल। क्या ही कहूँ, उनके जो नज़र में वो सुन के अभी तक वही दिल पे लगी हुई है, उसी का असर नहीं उतरा। बट बहुत ही एक इंसाइट्स मिली आज हमें अली से बात करके। उनकी पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन रही है हमारे लिए। स्टार्ट उनका हुआ था एज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन आज जहाँ पे वो खड़े हैं वो 2-3 स्टार्टअप्स ट्राई कर चुके हैं, वो इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज़ की एडवर्टीजमेंट शूट कर चुके हैं। बट उनकी जो मोटिवेशन रही है वो कभी भी पैसा नहीं रही, बल्कि वो एक डिस्टिंक्ट चीज़ करने की रही है, कि एक यूनिक चीज़ करने की रही है जो कि इनकलाब ला सके दुनिया के अंदर। क्योंकि उनका ये मानना है कि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो अगर आपके पास एक स्किल है, अगर आपके पास एक विजन है, अगर आपके पास एक मेंटालिटी है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की, तो जो पैसा है वो खुद ही आपको फॉलो करता है। दैट इज़ नॉट सो हार्ड टू अचीव। सो आपको जो फोकस है वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर, वो आपके विजन के ऊपर और वो आपकी डिटर्मिनेशन के ऊपर होना चाहिए। और फिर आपको जो काम है वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको करते रहना चाहिए। बाकी उन्होंने जीडीएससी के बारे में बताया कि जीडीएससी के ऊपर भी वो वाकई नई चेंजेस लेके आ रहे हैं, और उनका पूरा का पूरा एम यही है कि जीडीएससी को भी एक नया चीज़ करना, ट्रांसफॉर्म करना है। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो नया स्टार्टअप है हाइफन, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया, अपने उसके विजन के बारे में भी बताया। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको हाइफन के बारे में मजीद जाने, अगर आपको जीडीएससी के बारे में मजीद जाना है तो उनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कम्युनिटी एज वेल, तो हम लोग अली हमजा का भी लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस एपिसोड। इफ देयर आर एनी सजेशंस और related to this episode या फिर guest, you can let us know down in the comments. With this, let's conclude this episode. This is your host Shazia Mubashir signing off.